So, joined everyone and good afternoon to all. Am I audible? Good afternoon, Rashmi. Rashmi. रश्मि का मतलब क्या होता है? गुड आफ्टरनून अमन। अमन, आपको जिंदगी में किसी ने ए मेन बुलाया है? आपके स्कूल में कहीं पे तो बुलाया होगा। गुड आफ्टरनून श्रेया। पिछली क्लास रिवाइज करके आए हो कि सीधा ही आ गए? पिछली क्लास रिवाइज की है कि सीधा ही आ गए, ये बताओ पहले। रिवाइज किया ना भाई? नहीं बुलाया है, ठीक है। सागर समंदर सब कुछ है अपने पास, है ना? बस अपने पास एक बड़ी रैंक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कैपलर्स लॉ से, स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ इस बार के जो क्वेश्चंस थे, जो मैंने बताए थे, सीडीएस में 4 क्वेश्चन आए थे, एनडीए में 5 क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे कि कैसे थे, कितने टफ थे, कितने इजी थे। अच्छा, रश्मि का मतलब ये होता है क्या? ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे सेक्टर 9 आ गया, 6 है, कौन सा है ये सेक्टर? कौन सा सेक्टर था ये? सेक्टर तो बताओ मेरे को। वो कहाँ गई आजकल? सृष्टि कहाँ गई? सृष्टि कहाँ गई भाई? देखो, बैच में लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं ना, तो ये सही रहता है फिर। सब कुछ जानने लगते हो आप अच्छे से। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ओके। कैपलेट्स लो आज अपन पढ़ेंगे पहले। कैपलेट्स लो, कैपलेट्स लो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। बस एक टॉपिक आप आज आपकी इंटरेस्टिंग है, दैट इज डेंसिटी वाला, ठीक है ना? डेंसिटी वाला इससे नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो अभी पूरा फोकस करना, ठीक है। अभी पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे रखना, ओके। अब ये सूरज कौन है? कभी बोल रही हो धूप की पहली है, फिर बोल रही हो सूरज की पहली है। तो अभी सूरज की दूसरी कौन है, ये तो बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। केपलर्स लॉ देखो जरा, ठीक है ना? केपलर्स लॉस। अरे अनुभव आ गया, अनुभव चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है अनुभव? नमस्ते नमस्ते अनुभव, सुन गया मेरे को, नमस्ते। ठीक है। अभी देखो केपलर्स लॉ देखते हैं। देखिए, आपके एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था जोनेस केपलर। इन्होंने क्या कहा भाई, मैं बताऊंगा प्लेनेट कैसे घूमते हैं। इसने क्या बोला? मैं बताएगा प्लेनेट कैसे घूमता है। तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स किसने दिया? केपलर ने दिया। और आपकी ये बात ना कि भाई प्लैनेट्स क्या घूमते हैं, इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। प्लैनेट्स क्या घूमते हैं, इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ये भी इन्होंने बोला। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, केपलर ने क्या किया। ओके। तो टोटल इस पे क्या दी इन्होंने? टोटल 3 लॉज दी। टोटल कितनी लॉज दी? 3 लॉज। पहली लॉ क्या कहती है? पहली लॉ कहती है द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। इलिप्स जानते हो ना सभी लोग क्या होता है, कि नहीं जानते हो? जानते होगे। इलिप्स क्या होता है भाई? ऐसा दिखता है, देखो, है ना? एकदम सर्कल भी नहीं होता है, ऐसा होता है। जैसे सर्कल में 2 सेंटर होता है ना, वैसे अपन इलिप्स में मानते हैं दो, सॉरी, सर्कल में जैसे एक सेंटर होता है ना, वैसे इलिप्स में क्या मानते हैं अपन? 2 सेंटर होते हैं, ठीक है ना? इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं फोकस, तो डबल की इसका प्लूरल क्या हो जाता है? फोकाई हो जाता है, ठीक है। अब 2 फोकाई होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपका सन है ना, इन्हीं दोनों में से एक फोकाई पे क्या आपके लोकेटेड है। ये आपकी फर्स्ट लो बोलती है, सिंपल सी लो।
हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, देना चाहिए, ऑब्वियसली देना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स तो देना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना, थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे लॉ में देखो ये क्या बोलते हैं कि भाई ये आपके क्या है कि भाई आपके सन तो क्या है, एक ही यहाँ पे मान लो, इस फोकस पे मान लेते हैं अपन क्या है, लोकेटेड है, ठीक है ना। और ये जो इलिप्टिकल पाथ दिख रहा है, इस पे क्या प्लैनेट्स लोकेटेड है, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ऐसे इलिप्टिकल पाथ में आपके घूम रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सपोज करो एक प्लेनेट है अपना अर्थ ही मान लो, अर्थ आपका मान लो यहाँ पे है कुछ टाइम पे, और थोड़ी देर बाद में वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। इसने ये अगर मैं इनको स्ट्रेट लाइन से देखो, ज्वाइन करके देखूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। ओके, मान लो इसको यहां से यहां पहुंचने में मान लो कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा भाई, टी टाइम। ओके, फिर मान लो आपका अर्थ कोई टाइम पे देखो यहाँ आ जाएगा, इसको यहां से यहां पहुंचने में, इसको यहां से यहां पहुंचने में, अगेन देखो मैं स्ट्रेट लाइन से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहां से यहां पहुंचने में इसने ये जो एरिया आपका कवर किया ना, ये एरिया, इसको यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में मान लो आपकी कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो यहां से यहां पहुंचने में भी देखो एरिया आपका इक्वल होगा। तो ये सिंपल सी लो क्या बोलती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि भाई जितना इसको टाइम लगेगा ना, उसमें ये जो एरिया स्वीप करेगा ना, ये एरिया क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। मतलब अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां से यहां गया इसको लगा टी टाइम, यहां से यहां गया इसको लगा टी टाइम, है ना। दोनों में जो एरिया स्वीप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको एरिया क्या दिख रहा है, थोड़ा ऐसे ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सन के क्लोज है थोड़ा, और यहाँ पे देखो ये सन से क्या है, काफी दूर है, यहाँ पे क्या है, सन से काफी दूर है। ओके, अब एक चीज देखो, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये वाली, इसको मैं डिस्टेंस को बोलता हूँ D1, और इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ, D2 बोलता हूँ। इसको क्या बोलता हूँ, D2। मेरे को आप बता सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक चीज तो, कि D2 क्या आपके D1 से बड़ी है, ये डिस्टेंस क्या आपके इस डिस्टेंस से बड़ी है। मेरे को बता सकते हो ये D1 वाले में आपकी स्पीड इसके प्लेनेट की ज्यादा होगी, कि D2 वाले में स्पीड इसकी ज्यादा होगी, या स्पीड सेम ही रहने वाली है प्लेनेट की, बताओ जरा। अगर मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है, तो बताओ v1 v2 में क्या रिलेशन होगा, बराबर होंगे, एक बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, जल्दी से बताओ। अब एक चीज देखो, सिंपल सी बात है भाई, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या आपके ज्यादा है, बट टाइम देखो दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, इसमें भी टी टाइम लग रहा है, इसमें भी टी टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, यहाँ पे प्लेनेट ज्यादा चला होगा, यहाँ पे ज्यादा स्पीड से चला होगा, तभी तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ना। तो V2 क्या होगा आपके V1 से बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई कि प्लेनेट जितना सन के पास होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिवली उतनी ज्यादा होगी, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ओके, तीसरा लो देखो क्या बोलता है, the cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period। यहाँ से देखो न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम के अंदर, ये लाइन देखो क्या बोलती है, ऊपर से तो स्टेटमेंट ही आता है, बट यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। अब अगेन देखो ये क्या भाई, आपका इलिप्स है, ये क्या है भाई, आपका इलिप्स। ओके, इस इलिप्स पे यहाँ पे क्या है भाई, आपका यहाँ पे है सन, यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है ना। ओके, सपोज करो ये कोई प्लेनेट पी है, और ये इनके बीच की क्या डिस्टेंस है, ये इनके बीच की क्या डिस्टेंस है, आर। ये क्या इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। और ये जो प्लेनेट है, इसका टाइम पीरियड मतलब इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसका टाइम पीरियड क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ये है इसका टाइम पीरियड, ये क्या है इसका टाइम पीरियड। तो ये लोग क्या कहती है भाई, कोई भी प्लेनेट है ना, उसकी ये जो मेन डिस्टेंस होगी, सन से जो मेन डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस का क्यूब हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के, टाइम पीरियड के स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर बराबर होगा आपके R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर, इक्वल्स टू, ऐसे ही आपके चलता जाएगा R3 का क्यूब डिवाइडेड बाई T3 का स्क्वायर। ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब R1 बाई T1 क्या, T2 T1 क्या होगा आपके, कांस्टेंट होगा, ये टी स्क्वायर है, ठीक है ना।
आर क्यूब डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर क्या होगा आपके कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये रिलेशन सबके लिए क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब यहाँ से न्यूमेरिकल देखो ऐसे आता है, आपको प्लेनेट 1 के लिए क्या दे देगा, रेडियस दे देगा और टाइम पीरियड दे देगा, दूसरे के लिए रेडियस पूछ लेगा, टाइम पीरियड दे देगा, कुछ ना एक कुछ एक आपके गायब कर देगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में ये फॉर्मूला काम आ सकता है। ये थी आपकी केपलर की 3 लॉज। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स with their radius of orbit as r1 equals to r, r2 equals to 4r. Ratio of their time periods t1 to t2 around the sun will be t1 by t2 का आपको रेशियो बताना, बताओ क्या होगा। 1/8 होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं ना। उसी आपको क्या दिया, अपने पहले तो क्या करते हैं, रिलेशन रिकॉल करते हैं। r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई t1 का स्क्वायर बराबर होता था r2 का क्यूब डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर। अपने को t1 बाई t2 का रेशियो पूछा है, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t1 उधर भेज दो, r2 इधर भेज दो, तो t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का क्यूब। r1 देखो कितना अपना r है, तो r का क्यूब क्या हो जाएगा, r क्यूब। r2 देखो कितना है, 4r है, 4r का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब तो होता है कितना भाई आपके 64, और ये क्या हो जाएगा r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया, रिलेशन क्या आ गया भाई, रिलेशन कितना आएगा, रिलेशन कितना आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये स्क्वायर भी तो है, अपने को तो t1/t2 का पूछा है, तो t1/t2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। तो आंसर क्या होगा आपका 1/8, सिंपल, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट ये आपके एनडीए में पूछा था। अब आते हैं अपन ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, ठीक है ना। मेन टॉपिक बस यही बचा है, इसके बाद में कुछ इतना है नहीं। छोटा सा एक आपके डिफरेंट जगह अपने को ग्रेविटी देखना है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। फिर बस क्वेश्चन है। अब डेंसिटी के बारे में जान लो। डेंसिटी के बारे में सीडीएस भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूमेरिकल, और एनडी भी कभी कभी घुमा के क्या पूछ लेता है, आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में देखो क्या पूछता है जनरली, दो तो आपके एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं, उनसे क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज आपको थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी कोई अतरंगी पूछ लिया तो वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। देखो डेंसिटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे चलो बाद में जाएंगे, पहले ये समझ लो। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी का देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये अपना क्या होता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सभी को पता है ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है। अब ये हो गया एकदम बेसिक फॉर्मूला। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, वो उसकी बात करते हैं अपन। एग्जामिनर क्या पूछता है उसकी बात करते हैं ना। देखो एग्जामिनर क्या बोलता है, अपने को ये तो समझ में आ गया कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मास की देखो केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो यूनिट हो गई केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। एग्जामिनर देखो क्या पूछता है, एग्जामिनर बोलता है कि जैसे समझो ये पहला ऑब्जेक्ट है। अब पहला ऑब्जेक्ट है, अपन मान लेते हैं इसकी D1 डेंसिटी है, इसका M1 मास है, और इसके वॉल्यूम मान लेते हैं, अपन क्या मान लेते हैं भाई, वॉल्यूम मान लेते हैं V1। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट। इसकी D2 डेंसिटी है, इसकी मास M2 है, और इसकी क्या है, वॉल्यूम V2 आपकी V2। एग्जामिनर बोलेगा कि ये दो चीजें हैं, मैंने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने पे जो नई डेंसिटी मिलेगी, अब देखो दोनों को मिक्स करूंगा तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी। तो जो नई डेंसिटी आएगी वो बताइए डेंसिटी कितनी होगी, वो डेंसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए दो आपकी क्या है भाई, सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एज पर दी कंडीशन। एज पर दी कंडीशन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। पहले देखो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, अदरवाइज वो दो फॉर्मूले रट लेना, उन दो से ही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना उसी। अब पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ ए लिक्विड ऑफ D1 डेंसिटी मिक्स्ड विथ लिक्विड ऑफ D2 डेंसिटी इक्वल वॉल्यूम। पहला केस देखो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि जो पहले ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है D1, एंड दूसरी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है D2। पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है D1, दूसरी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है D2, और दोनों का वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम मैंने मिक्स किया, मतलब पहले वाले का भी V किया और दूसरे वाले का भी क्या किया, V किया। मास के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है,
इस केस में देखो आपकी डेंसिटी कितनी हो जाती है, इस केस में डेंसिटी हो जाती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई v। d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके, v नहीं होगा शायद 2 होगा, ठीक है ना, अभी निकालेंगे, आई थिंक 2 होगा नीचे। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, यहाँ पे 2 आएगा, ओके, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 2 आएगा, 2, ठीक है ना, 2 आएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर आप ये फॉर्मूला बनाना सीख गए ना ये वाला, तो आपका डेंसिटी खत्म है, ठीक है। अब एक चीज देखो, पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है d1 और वॉल्यूम क्या है v। जो भी चीज मिसिंग हो ना वो निकालो सबसे पहले, जो चीज आपकी क्या हो मिसिंग हो वो निकालो। किसी भी चीज को आपको फाइनल डेंसिटी निकालनी है ना, सिंपल सा फॉर्मूला रिकॉल करना, फॉर्मूला क्या रिकॉल करना है, टोटल मास, क्या फॉर्मूला रिकॉल करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। किसी भी चीज का आपको नया डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला सिंपल वही है, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको टोटल पता है कितना है, 2v है ना, टोटल वॉल्यूम तो आपको पता है कितना है, 2v है, बट देखो आपके पास टोटल मास नहीं है। अब मान लो कि पहला वाला ऑब्जेक्ट है ना, लेट करता हूं मैं, पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है m1 है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है m2 है, ठीक है ना। इन दोनों की देखो मेरे को वॉल्यूम भी पता है, तो पहला वाले ऑब्जेक्ट के लिए देखो रिलेशन क्या बन जाएगा, d1 इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाई v, यही बनेगा ना पहले वाले के लिए रिलेशन, यही बनेगा। दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, d2 इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाई v। m1 की देखो यहां से वैल्यू निकालता हूं, क्या आ जाएगी, v d1। दूसरे वाले की क्या निकल जाएगी आपके m2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगी v d2। अब आपके पास मासेस भी है, आपके पास मास भी है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v d1 प्लस v d2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो v कॉमन आ जाएगा d1 प्लस d2। अब फॉर्मूले में पुट करो भाई, टोटल मास कितना है फाइनल डेंसिटी के लिए, v d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2v। v से देखो v कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया कि भाई d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये था सबसे बेसिक अप्रोच। अब फिर भी अगर आपको ये याद नहीं रखना है, वैसे तो ये काम आएगा भाई, अगर अतरंगी क्वेश्चन पूछ लिया तो सिंपल सी आप ऐसे अप्रोच निकाल के क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, या अदरवाइज अगर इक्वल वॉल्यूम कभी भी मिलाया जा रहा है, आपको d1 d2 ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। वही दूसरी कंडीशन देखो, इफ ए लिक्विड ऑफ d1 डेंसिटी मिक्स्ड विद लिक्विड ऑफ d2 डेंसिटी, ये है केस नंबर 2, कि पहली की डेंसिटी क्या है d1 है, दूसरे वाले की डेंसिटी क्या है d2 है। इस बार सेम मास है, मतलब पहले वाले का भी m मास है, दूसरे वाले का भी m मास है, तो बताइए नई डेंसिटी क्या होगी। अब इस बार देखो मास सेम है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा भाई, 2m आ जाएगा। वॉल्यूम अपने को निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम अपने को निकालना पड़ेगा। अब एक बार देखो इस फॉर्मूले से रिलेट करो, मैं पूरा निकाल के नहीं दिखा रहा हूं। जैसे कि देखो आपके पास m होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा भाई, m होगा, तो पहला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई d1, m डिवाइडेड बाई d1। दूसरा क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई d2, m डिवाइडेड बाई d2। तो आपके पास देखो दोनों वॉल्यूम का सम भी आ गया, टोटल वॉल्यूम भी आ गया। अब यहाँ से देखो m m m आपके सारे कट जाएंगे, ये बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई d1 प्लस 1 बाई d2। फाइनली देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2d1 d2 डिवाइडेड बाई d1 प्लस d2। तो ये इसका क्या बन गया, एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अगर मास सेम बोले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको वॉल्यूम सेम बोले तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर दोनों में से कोई और कंडीशन हो तो आपको बेसिक पता है कैसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना। ओके, अच्छा एक टर्म होती है रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, देखो किसी भी सब्सटेंस का अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछ लेना, तो उस सब्सटेंस के डेंसिटी में वाटर का डेंसिटी क्या कर देना, डिवाइड कर देना। उस सब्सटेंस के डेंसिटी में क्या कर देना है, वाटर का डेंसिटी डिवाइड कर देना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो पूरा निकलेगा ये देखो यूनिटलेस होगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ओवरऑल रेशियो क्या निकलेगा, यूनिटलेस निकलेगा। अच्छा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये याद रखनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हाईएस्ट होती है कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस। सिल्वर की आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है सिल्वर की, सिल्वर की दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी, कितनी दे रखी है, 10.8। ओके, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 रेज टू द पावर 3। वाटर की भी देखो डेंसिटी दे रखी है, अदरवाइज अपने को पता भी है कितनी है, 10 रेज टू पावर 3। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, तो बताइए सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी। अभी अपन ने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा सिल्वर की डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी। ओके,
रिलेटिव डेंसिटी है 10.8 इक्वल्स टू सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है, नीचे क्या आ जाएगा वाटर की डेंसिटी दैट इज 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 3 क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो कितना आ जाएगा 10800, ये आ गई आपकी सिल्वर की डेंसिटी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस वाले का आंसर बताओ। इस वाले का आंसर बताओ। क्या आंसर होगा? पहले से निकाल के आए हैं अंकित। अंकित पहले से निकाल के लाया है ना तू। देखो पहले में बोला है टू सब्सटेंसेज ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2 आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। देखो इक्वल वॉल्यूम बोला है, क्या बोला है? पहले सब्सटेंस की D1 है, दूसरे वाले की D2 है, और मास मान लेते हैं M1 है, दूसरे का मास मान लेते हो M2 है। इसका भी V वॉल्यूम लिया, इसका भी V वॉल्यूम लिया। आपको बोला कि जो रिलेटिव डेंसिटी मतलब दोनों को मिक्स करने पे जो डेंसिटी आता है ये कितना आता है 4 आता है, ठीक है ना। कितना आएगा भाई? आपके 4 आता है। तो सिंपल सा इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया। फॉर्मूला क्या बताया भाई? 4 वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला था D1 + D2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए D1 + D2 इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। ये आ गई पहली इक्वेशन। फिर देखो क्या बोला है, वेन दे आर मिक्सड इन इक्वल मासेस। इस बार इक्वल मासेस बोला तो आपका डेंसिटी आ रहा है 3। अब देखो इक्वल मासेस होता है ना। दूसरे वाले केस में देखो क्या सीन है, मासेस आपके इक्वल है, वॉल्यूम आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस केस में आपका डेंसिटी 3 और फॉर्मूला अपने को बताया क्या होता है 2D1 D2 डिवाइडेड बाई D1 + D2। अब ना ये इक्वेशन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। कौन सी वैल्यू आपकी सब्सटीट्यूट हो रही है ना। तो सेटिस्फाई देखो कौन सी कर रही है, ठीक है ना। पहली मैं देखो करता हूँ, 6 + 2, 6 + 2 कितना होगा भाई? सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना। 4 × 2 = 8। तो 6 + 2 कितना होगा आपके 8 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो कितना होगा 6 × 2, 6 × 2 करूंगा तो ये देखो कितना आता है 2 × 6 × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा D1 D2 दैट इज 12। तो 12 से देखो आपके कितना कट रहा है भाई, 12 कट रहा है। कोई एरर है क्या इसमें? कैसे आया अंकित, सेकंड वाला कैसे आया ये बताओ मेरे को, 6, 2। इसमें कोई एरर है क्या, अपन ने कुछ गलती की है क्या? बताओ जरा। क्या एरर हुआ है? फॉर्मूला गलत लिखा है, अच्छा D1 + D2 होगा, ठीक है भाई। ठीक है ठीक है, मेरी नींद मतलब उड़ी नहीं है अभी, मैं सोया नहीं था इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 × क्या हो जाएगा आपका 6 × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये देखो 2 टाइम कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो देखो 3 आ रहा है आपके वापस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वापस सोल्व करने की मतलब जरूरत नहीं है, पूरे मतलब इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ो। तो वो दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है आज का लास्ट टॉपिक दैट इज ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको भी देख लो जरा। ऑन अर्थ सरफेस जी आपका कितना होता है Gm/r²। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी निकाल रहे हैं।
देखो पहली मैं कहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये आपका अर्थ है, समझ लेना इसको, ठीक है ना, समझने की बात है। ओके, अर्थ के सरफेस पे अगर अपन ग्रेविटी निकालते हैं, देखो अर्थ का रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर होता है। अर्थ का रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर होता है। तो अपने को पता है अर्थ के रेडियस पे जो ग्रेविटी का फॉर्मूला था, अपन ने क्या लिखा था, Gm/r², ये लिखा था ना, और ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर, अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटी होता है सभी को पता है। एट हाइट h अबव अर्थ सरफेस, अब सपोज करो मैं एक प्लेन में बैठ गया या फिर रॉकेट में बैठ गया, है ना, सपोज करो मैं एक रॉकेट में बैठ के क्या चला गया, आपके अर्थ से कुछ हाइट पे चला गया। ये देखो अर्थ की रेडियस हो गई, और अर्थ से मान लो इस यहां से h हाइट पे ऊपर चला गया, h हाइट पे क्या चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ पे मेरे को ग्रेविटी कितनी फील होगी, यहाँ पे ग्रेविटी मेरे को कितनी फील होगी। अब देखो यहाँ पे रेडियस r लेती थी, तो यहाँ पे ग्रेविटी निकालोगे ना, जी डेस निकालोगे, जो जी डेस निकालोगे आप, नया ग्रेविटी निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो एच बढ़ जाएगी ना डिस्टेंस। तो ग्रेविटी देखो जैसे ही आप ऊपर जाते हो कम हो जाती है, अर्थ के सरफेस से जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे, एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, नीचे बड़ी वैल्यू होगी, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपकी ग्रेविटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला ना आपको जनरली तब यूज करना है जब आपकी क्या हो भाई, एच की वैल्यू काफी बड़ी हो। एक दूसरा फॉर्मूला भी आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो जी डेस होगा ना, ये होगा G1 - 2h/r। क्या होगा, 1 - 2h/r। ठीक है ना। अब कभी कभी एग्जामिनर ना यहाँ पे न्यूमेरिकल देगा तो ऐसे देगा कि भाई मैं मान लो अर्थ के सरफेस से ना r/2 डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे r/2 पुट करना फिर, ठीक है ना, r/2। ओके, r/2 पुट करके आपने रिलेशन निकाल के क्या करना है, सोल्व करना है। सिमिलरली देखो अगर मैं नीचे चला जाऊं, देखो ऊपर गया तो मेरे को पता चला ग्रेविटी कम हो जाएगा। अगर मैं नीचे चला जाऊं, अगर मैं डेप्थ पे चला जाऊं, ये मान लो आपकी क्या हो गई, अर्थ की रेडियस हो गई कैपिटल आर। अगर मैं मान लो यहां चला जाऊं, एच डेप्थ आपके क्या चला जाऊं, डी डेप्थ आपके क्या चला जाऊं, अंदर चला जाऊं, डी डेप्थ क्या चला गया, मैं अंदर चला गया। यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी ना, उसी अगर आप अंदर भी जाओगे ना, तो अंदर जाने का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले वाला जी 1 - d/r, 1 - d/ कैपिटल आर। यहाँ पे ये जी क्या है, जी आपका ये इनिशियल वाली वैल्यू है 9.8, ठीक है ना, और ये नई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो कितनी हो जाती है भाई, 9.8 1 - d/r, मतलब यहाँ पे भी देखो आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, क्योंकि देखो डी की वैल्यू आप कुछ ना कुछ डेप्थ पुट करोगे, तो ये 1 से माइनस होना है, और 1 से कुछ माइनस होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर छोटी हो जाएगी। तो अंदर भी जाओगे तो आपकी क्या होती है भाई, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ग्रेविटी आपकी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आपकी ग्रेविटी क्या होगी, वैसे वैसे डिक्रीज होगी। ठीक है ना। ऐसे ही देखो आप करते 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 अगर मान लो अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट सपोज करो आप पहुंच गए, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गए आप। रेडियस तो देखो कैपिटल आ रहा है, बट आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। यहाँ पहुंच गए तो आप पे ग्रेविटी कितनी होगी, अब देखो यहाँ पहुंचोगे तो आपकी मतलब आप कितनी डेप्थ अंदर चले गए हो। अगर मैं आपसे पूछूं कितना डेप्थ अंदर चले गए हो, तो डी इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो G1 - r/r हो जाएगा, है ना। r/r देखो कटेगा तो 1 बनेगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी मतलब सेंटर पे कितनी होगी, आपकी 0 होगी। तो अर्थ के सेंटर पे ध्यान रखना, ग्रेविटी कितनी होती है, 0। तो चार केसेस पड़े। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, अर्थ से हाइट ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, अर्थ के अंदर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, और अर्थ के सेंटर पे क्या होती है, ग्रेविटी आपकी 0 होती है। अर्थ के सेंटर पे क्या होती है भाई, आपकी ग्रेविटी 0 होती है। ठीक है ना। ओके, फाइन। इसके बारे में इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, वरना बायनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, हवा भी नहीं लगेगी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अब इसके बारे में बात करते हैं भाई, आपके जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपन ने पढ़ा ना, ये वीक फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, देखो काफी दूर तक लग सकता है ना। तो ये वीक फोर्स है और लॉन्ग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स ध्यान रखना आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और ये शॉर्ट रेंज है, जो आपके मोलिक्यूल्स वगैरह के बीच में लगता है ना, वो लगता है आपके न्यूक्लियर फोर्स, चार्जेस वगैरह सबके बीच में लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है आपका, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह में। फिर आता है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स देखो कौन से होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं इन विच ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट। नाम से याद रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके कॉन्टेक्ट में आने से फोर्स लग रहे हैं ना, उनको बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। जो मतलब थर्ड लॉ ऑफ क्या फॉलो करे आपके, न्यूटन के। जैसे मैं मान लो किसी को धक्का दे रहा हूं, तो मेरे हाथ देखो क्या है, उसको टच है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन में भी देखो जमीन के साथ क्या आपके टच है, ठीक है ना। जैसे स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन अभी बताऊंगा क्या होता है।
जो फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में आपके फोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जिनमें कोई आपका कॉन्टेक्ट नहीं होता फिर भी फोर्स लग रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे ये सन हो गए ये मून हो गया, दोनों में देखो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये पहली मैग्नेट है ये दूसरे मैग्नेट है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो चार्जेस के बीच में लगता है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता फिर भी लगता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स भी क्या आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो ये सारे के सारे क्या आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। ओके, अब ये दो चीज और ध्यान रखना, स्ट्रेस एंड ट्रेन, ये मैंने पिछली बार भी करवाया था और इस बार आपके एनडीए में क्वेश्चन आ गया था यहाँ से। स्ट्रेस देखो क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया विच कॉजेज डिफॉर्मिटी। ये एक तरीके से देखो आपका क्या है, प्रेशर ही है, एक तरीके से क्या है, प्रेशर ही है। स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो क्या है, प्रेशर वाला ही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बस इसकी डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन देखो क्या कहती है, वो फोर्स, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया जोर से, जिससे क्या हो जाए, इसकी शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसकी शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिससे इसकी शेप मतलब डिफॉर्मिटी आ जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं। तभी देखो इसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो यूनिट ध्यान रखना इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एक होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो क्या होता है, सपोज करो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये क्या एक स्ट्रिंग है, ये क्या है भाई आपकी एक स्ट्रिंग है, सपोज करो ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। इसकी लेंथ मान लो कितनी है, एक्स लेंथ है। ओके, इसकी लेंथ क्या है आपकी, एक्स लेंथ है। अगर मैं मान लो इसको खींच के क्या कर दूं, इतने बढ़ा दूं, है ना, इसकी लेंथ देखो एक्स थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्या थी, एक्स लेंथ थी, और इतना डेल्टा एक्स, ये जो इंक्रीज हुआ है इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स, ये मैंने खींच के इसको बढ़ा दिया। ये जितना बड़ा है और ये जो इनिशियल जो इसकी लेंथ थी, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। अब ये वॉल्यूम एक्सटेंशन भी हो सकता है ना, वॉल्यूम का भी एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ऊपर वाली और नीचे वाली की यूनिट दोनों की सेम होती है, इसीलिए ना ये यूनिट लेस होती है, मतलब डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। हुक्स लॉ क्या कहता है कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं और हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये है टफ क्वेश्चन। सर इलेक्ट्रिसिटी बिना कांटेक्ट के पास हो सकती है क्या? हो सकती है, बस मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हो तो हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है टफ है, तो सीडीएस वालों को इसमें अपनी नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बट एनडीए वालों को ये आना चाहिए, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है। एस के वेलोसिटी का किसी को फॉर्मूला याद है? जल्दी से बताओ, एस के वेलोसिटी का किसी को फॉर्मूला याद है? तो इसमें सीडीएस वालों को नींद उड़ाने की जरूरत नहीं, अभी मैं 6-7 क्वेश्चन करवाएगा ना, उसमें नींद उड़ाने की जरूरत है। बोला एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपको याद हो, मैंने वी एस्केप का आपको फॉर्मूला लिखाया था, वी एस्केप का क्या लिखाया था भाई, फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखवाया था, किसी को याद है? वी एस्केप मैंने लिखाया था, हाँ, रूट ऑफ 2g कैपिटल आर, ये लिखाया था। अब जी का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, जी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, है ना। जी का फॉर्मूला क्या था देखो, अगर मैं जी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा देखो 2 GM/r² होता है जी का फॉर्मूला, और ये क्या इंटू आर है, तो एक आर देखो कट जाएगा। तो फाइनली देखो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है, ये क्या बन जाता है, 2 GM/r। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, वी एस्केप का। आपको बोला एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन अनदर प्लेनेट हुज रेडियस इज हाफ ऑफ अर्थ रेडियस। आपको बोला एक दूसरा प्लेनेट है, ठीक है ना। अगर अपन अर्थ की बात करें, अगर अपन किसकी बात करें भाई, अर्थ की बात करें, तो अपने को पता है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर अपन अर्थ का मास कैपिटल आर माने और रेडियस क्या माने, कैपिटल आर माने। अब बोला एक दूसरा प्लेनेट है जिसकी रेडियस क्या है, हाफ ऑफ अर्थ रेडियस है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर डेस कितनी है भाई, r/2 है, अर्थ की रेडियस की हाफ है, एंड हुज मास डेंसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। और जिसकी मास डेंसिटी क्या है भाई, 4 टाइम्स है, जिसकी मास डेंसिटी क्या है आपकी, 4 टाइम्स है अर्थ की।
मास डेंसिटी जानते हो ना भाई क्या होता है? मास डेंसिटी मतलब यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ की डेंसिटी डी मान लो, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 4 टाइम्स है, मतलब 4d है। तो बताइए यहाँ पे एस के वेलोसिटी क्या होगी आपकी? एस के वेलोसिटी क्या होगी? अनुभव का 7.9 आ रहा है। 7.9 तो मेरे हिसाब से गलत आएगा। चलो ठीक है, देखो ट्राई करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग है वैसे ये क्वेश्चन, बट टफ क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, थोड़ा फोकस करना है। वैसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको डेंसिटी दे रखा है, मास आपको दे नहीं रखा है, मास उस प्लेनेट का दे नहीं रखा है। मतलब अपने को इस फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा? ये मास उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो मास है ही नहीं ना। मास है नहीं तो मास को क्या करना पड़ेगा भाई? उड़ाना पड़ेगा, आपको गायब करना पड़ेगा। आपके पास रेडियस और सिर्फ क्या है? डेंसिटी है ना। उसी अगर आपको याद हो, डेंसिटी क्या होता था? मास बाई वॉल्यूम होता था, है ना। मास बाई वॉल्यूम होता था। मास की जगह मास आ गया। वॉल्यूम देखो क्या होगा? कोई भी प्लेनेट का वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगर अपन अर्थ की भी बात करें तो अर्थ का डेंसिटी डी है, मास आपका कैपिटल एम है, रेडियस आपका क्या है? कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को एम इससे उड़ाना है, तो एम की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी? डी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये फॉर्मूले में देखो मैं क्या कर देता हूँ, आपके वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना। अब फॉर्मूले में देखो पुट करता हूँ, तो यहाँ से देखो वी एस्केप का नया फॉर्मूला जो आता है, नया फॉर्मूला, वो क्या आ जाता है? देख लो, नया फॉर्मूला आ जाता है। टू की जगह टू रखा, जी की जगह जी रखा, और आर की जगह आर रखा। एम की जगह देखो मैंने क्या रखा? डी इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। एक आर से देखो, एक आर आपके क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, है ना। तो कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। कितना रह जाएगा भाई? 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 था यहाँ पे। या फिर ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज ना हो, कभी वापस रिवाइज करो तो 3 से कट होके 2 हो गया, राइट। तो ये फाइनली क्या आ गया अपने पास? वी एस्केप का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? 2g इंटू डी 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या भाई? फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू देखो कितनी है आपकी? 11.2 है। अब नए वाले प्लेनेट के लिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। नए वाले प्लेनेट जिसपे अपन वी एस्केप मान लेते हैं, वी एस्केप टेस्ट, ठीक है ना। इसके लिए निकालते हैं। देखो 2 की जगह 2, जी भी वहां पे भी जी होगा। डेंसिटी देखो कितनी है? 4d है, तो मैंने 4d पुट कर दी, ठीक है ना। और आपका रेडियस कितना? r/2 है, तो ये देखो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। r/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाई, सॉरी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्क्वायर करना है ना अपने को। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 4 आएगा। 4 से देखो 4 कट जाएगा। वापस देखो यही फॉर्मूला बन गया भाई। डू जी डी 4/3 पाई आर स्क्वायर। जब इसकी 11.2 है तो इसकी भी वैल्यू 11.2 ही रहेगी, तो आंसर क्या होगा? 11.2 ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये वाला इजी सा है, ट्राई करो जरा, ट्राई करो। बोला कि मान लो एक एप्पल क्या गिरता है, ये मान लो एक पेड़ है भाई, ठीक है ना। ये क्या? एक पेड़ है, ओके। और ये कौन है? न्यूटन है। और ये क्या है भाई? एक एप्पल है। ये एप्पल यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो बताइए इसमें एनर्जी का क्या सीन होगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ये आपसे पूछा है, बताइए। नाउ सी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो काफी ऊपर है, श्रेय का सी आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो काफी ऊपर है, तो इसके अंदर क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी हाइट के बेसिस पे होती है, तो हाइट के बेसिस पे सबसे पहले वो होगी। बाकी देखो सभी ऑप्शन में वही है, ऑप्शन ही आपका वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, नीचे आएगी तो मूवमेंट करेगी, तो मैंने बताया था मूवमेंट करेगी कोई चीज, तो उसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी नहीं होगी, साउंड एनर्जी नहीं होगी, पहले क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब दो ऑप्शन बचे हैं अपने पास, दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और साथ में क्या करेगी? आपकी क्या करेगी भाई? हीट भी रिलीज करेगी, है ना। ओके, हीट भी क्या होगी आपकी, मतलब सॉरी, हीट एनर्जी भी क्या लेगी? थोड़ी सी एयर से लेगी, ठीक है। हीट एनर्जी देखो ऐसे नीचे साथ साथ में आएगी, तो आपकी हीट एनर्जी क्या लेगी? आसपास से लेगी, और फाइनली ग्राउंड पे टकराएगी, तो क्या करेगी? ग्राउंड को आपकी हीट एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। फाइनली अपने को पता है साउंड एनर्जी आनी चाहिए। अगर आप हीट में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ये तो होना चाहिए कि लास्ट में क्या आएगा? जैसे ही टकराएगी तो साउंड आना चाहिए।
तो साउंड आना चाहिए लास्ट में, तो आपका ये हो नहीं सकता, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो इसका बताओ अभी, इसका बताओ। A body has a free fall from a height of 20 meter. After falling through a distance of 5 meter, the body would, एक बॉडी है भाई, ठीक है ना, ये मान लो एक बॉडी है, ये आपकी 20 मीटर की हाइट से गिर रही है नीचे, 20 मीटर की हाइट से गिर रही है। अब अपने को पता है जब यहाँ से गिर रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पे। आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जब ये हाइट से गिर जाएगा, 5 मीटर नीचे आ चुका है, 5 मीटर। अब अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उतनी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा इस पोजीशन पे बताइए तो बॉडी के साथ क्या होगा। लॉस 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ये तो मैंने बोला है हमेशा कंजर्व रहता है, ये तो सेम ही रहने वाला है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। गेन 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी देखो आपके इंक्रीज थोड़ी करेगा, डिक्रीज करेगा ना पोटेंशियल। गेन 3/4, ये भी देखो गलत है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो आप एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर सकते थे, न्यूमेरिकल तो था ही नहीं एक्चुअली, ये न्यूमेरिकल तो एक्चुअली था ही नहीं, ये बस कंसेप्ट जानना था आपको कि आपको पता है क्या कि भाई नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। चलो ये है आज का लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके बाद में PYQ वाले आज है ना, इस बार के जो PYQ है, और ये लिटरली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे आपके CDS 1 2024 टफ आया था ना, वैसे एनडीए वालों को भी NDA 1 2024 टफ आया था। वो जो पिछला क्वेश्चन था वो भी एनडीए का था, और ये वाला भी देखो एनडीए का है, तो उनके भी टफ आया था, बस उनकी फिजिक्स टफ आई थी। अब देखो ये क्या बोला है, एक स्पेरिकल सेल है जिसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस क्या आपके R/2 है, ठीक है ना। कंटेन्स ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R/2। देखो बोला क्या है, ध्यान से समझ लेना, इसको समझ में है तो ठीक है, सीडीएस वालों को नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको बोले एक स्फीयर है भाई, ये मैंने बनाया स्फीयर, ठीक, ये क्या बनाया मैंने, एक स्फीयर बनाया, इसके अंदर एक और स्फीयर है, इसी के अंदर क्या है, एक और स्फीयर है। बोला ये जो बाहर वाला स्फीयर है ना, बाहर वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस बोलिए आपको कैपिटल आ रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ये है R/2, R/2, ओके। अब इसी के अंदर देखो एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R/2, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज D। अब ये जो अंदर वाला स्फीयर है ना, इसकी डेंसिटी आपको बोलिए कितनी, D। मान लेते हैं इसका मास क्या, आपके मास मान लेते हैं अपन M1, ठीक है ना, मास मान लेते हैं M1। व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर थस फॉर्म्ड। सेकंड वाले का डेंसिटी नहीं दिया क्या अपने को, स्फेरिकल सेल ऑफ आउटर रेडियस R एंड इनर रेडियस R/2 कंटेन्स अ सॉलिड स्फीयर ऑफ R/2, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर D एंड दैट ऑफ द शेल इज D/2। ये जो बाहर वाला है ना, इसकी भी देखो डेंसिटी दे रखी है D/2, और इसका मास मान लेते हैं M2। आपको देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर थस फॉर्म्ड। आपको ये जो टोटल स्फीयर बना ना, इसकी टोटल आपको क्या बतानी है, डेंसिटी बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, क्या बतानी है भाई, रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, टोटल डेंसिटी बतानी है, टोटल डेंसिटी। अब टोटल डेंसिटी याद है ना कैसे निकालते थे, ऊपर आता था टोटल डेंसिटी कितना निकलेगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो डेंसिटीज दी गई है, अगर मैं डेंसिटी लिखूं तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं पहले अंदर वाली स्फीयर की बात करूं तो ये होगी M1 डिवाइडेड बाई, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो रेडियस है R/2, R/2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, R क्यूब होता है ना तो R³ डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का देखो क्यूब हो जाएगा तो R³/8, ओके। यहां से देखो मेरे को निकालनी पड़ेगी M1, क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, यहां से निकालना पड़ेगा M1, क्योंकि वॉल्यूम तो भाई दोनों के आपको पता है, वॉल्यूम तो आप दोनों के निकाल सकते हो। तो यहां से देखिए M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी D 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई 8।
अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज क्या करनी है, आपको पुट करनी है। फॉर्मूलेज में क्या करनी है भाई, वैल्यूज आपको पुट करनी है। देखो करते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, m1 डिवाइडेड m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम है ना। अब m1 की वैल्यू देखो क्या होगी, m1 अंदर वाले की तो अपन ने निकाल लिया, कितनी होगी, डी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, प्लस करेंगे, ये जो दूसरा वाला स्फीयर होगा इसका तो देखो वॉल्यूम आपका पूरा आर है, तो आर क्यूब आने वाला है नीचे, है ना, आर क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो इसका तो पूरा निकलने वाला है, तो बट डेंसिटी क्या होगी, d/2। तो देखो d/2, बाकी वॉल्यूम तो पूरा होने वाला है इसका 4/3 पाई आर क्यूब है ना। अब ये तो निकल गया अपने पास टोटल मास, नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, एनीवन। अब ट्विस्ट ना एक्चुअली इसके वॉल्यूम में है, ट्विस्ट एक्चुअली क्या है, इसी के वॉल्यूम में है। देखो जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना तो आपको टोटल का निकालना पड़ेगा, है ना। इसका देखो वॉल्यूम आपका अंदर वाला होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, आपके बाहर वाला होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, आपके बाहर वाला होगा। बताइए वॉल्यूम में कोई इश्यू है क्या। कैलकुलेशन में कोई एरर किया है क्या अपने ने। देखो इसका आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हुआ है। आ, अंदर वाले का ही है ना भाई, डी, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डी। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, मैं सेकंड वाली बाहर वाले स्फीयर की बात करता हूँ। डेंसिटी कितनी है, d/2 है, मास कितना आपके m2 है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना होगा, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले का करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, देखो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। यहाँ से देखो अगर मैं m2 की वैल्यू निकालता हूँ, m2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, d/2 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। ये वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली आपकी m2 की होगी, जो अपने को क्या करनी है, सेकंड वाले पे पुट करनी है। ये क्या करनी है, सेकंड वाले पुट, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैंने वैल्यू क्या कर दी है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देती थी, तो एक बार इसको वापस समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना, वरना दिमाग में साफ हो जाएगा क्या। ओके, अब पहले वाले की देखो आपकी वॉल्यूम क्या आई, पहले वाले की आई d/4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, ठीक है। और दूसरे वाले का देखो मास ये है, जब दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो एक चीज देखो, ये तो आपके आना ही आना है भाई, d/2 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आना ही आना है, d/2 4/3 पाई आर क्यूब। बट जब देखो ये वाला, ये और ये एक्सप्रेशन तो सेम है ना, इससे ये मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन तो आधा चला जाएगा, क्योंकि 2 है नीचे, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, इसलिए यहाँ पे डी बाई क्या आएगा, 2 आएगा आपके, d/2 क्या आएगा, नीचे आएगा, ये 2 और आएगा नीचे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है भाई, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब देखो सबसे कट हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d/2 प्लस d/16, है ना, क्योंकि 2 × 8 होगा तो कितना आएगा, 16। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, AD प्लस डी डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 9D डिवाइडेड बाई 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9D डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसे भी देखो यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके एनडीए के अंदर पूछा गया, तो एनडीए वाले बच्चे इस चीज के लिए भी रेडी रहना, इन केस अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज इतना डिफिकल्ट आपके एनडीए में अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो साइकिल ही एकदम पनौती थी, तो उसका क्या ही कर सकते हैं अपन। भगवान ना करे ऐसा पैटर्न वापस आए, बट आएगा एक साल में, अगले नेक्स्ट ईयर के बाद में आपको ऐसा पैटर्न वापस देखने को मिल सकता है, तो रेडी रहना। बट ट्राई करो उससे पहले एकेडमी पहुंच जाओ, यहाँ तक पहुंचो ही ना आप, ठीक है ना। ओके, उसी से पहले निकाल के एकेडमी पहुंचो, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताओ, ये इस बार का क्वेश्चन है, ये CDS का क्वेश्चन आपके, CDS 1 2025। गलत मत करना अब इसको। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ, अलग करते तो समझने में और ज्यादा आसान रहता।
बी आ रहा है। आपसे नोट करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो एकदम सही बात है ना कि यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करे, तो पहला तो सही है। तीसरा देखो, द वैल्यू ऑफ जी, एलिमिनेशन से करते हैं, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, ये भी सही है, सेंटर में जीरो होती है। मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ये भी सही। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी होती है, वही वेट की न्यूटन होती है, तो तीनों से ये तो कंफर्म यही गलत है। बाकी ये देखो बोल क्या रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ग्रेविटेशन अपन ने लॉ ऑफ मोशन से थोड़ी निकाली है, ये तो अलग से एक नई लॉ निकली है आपकी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी बार का, CDS 12025। ए बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ द buoyant फोर्स इज, टिक का जरूरी नहीं है, वो सही आंसर है, ठीक है ना, टिक के भरोसे में मत रहना। अब बोल रहा है कि बॉडी कब फ्लोट करेगी बुoyant फोर्स से, तब करेगी ना जब भाई बुoyant फोर्स आपके उसके वजन से ज्यादा होगा, है ना। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये इसका नीचे हो गया वेट, जब बुoyant फोर्स आपके ज्यादा लगेगा ऊपर, तभी तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तो ग्रेटर देन इट्स वेट। सिंपल सा क्वेश्चन था इसी बार का। अब ये आता है भाई, इसका आंसर बताओ जरा, सोल्व करके ट्राई करना है यार, ठीक है ना। ऐसे ही टिक देख के जल्दी से मत कर देना, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी न्यूमेरिकल है। तीसरा क्वेश्चन बोला, एक मेटेलिक स्फीयर है, मास उसका 1 kg है। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, चीजें लिखते जाओ, है ना। मास कितना दिया आपको, मास दिया 1 kg, एंड वॉल्यूम भी आपको दिया, वॉल्यूम कितनी दी है, 2 × 10⁻⁴। ठीक है। कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, देखो कंप्लीटली इमर्स्ड है, देखो अगर ये कंप्लीटली इमर्स्ड है तो इसने इतना ही वॉल्यूम क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, है ना, तो ये डिस्प्लेस वॉल्यूम भी बोल सकते हैं अपन। द buoyant फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द स्फीयर इज, buoyant फोर्स कितना लगेगा, बोला डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की देखो डेंसिटी भी दे रखी है आपको, 1000 kg/m³। और ग्रेविटी, ग्रेविटी तक दे रखी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको buoyant फोर्स निकालना है। buoyant फोर्स का फॉर्मूला क्या था, buoyant फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, जो कि क्या होता था, रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ये फॉर्मूला होता था। अब रो देखो कितना है, यहाँ पे डेंसिटी कितना है, 1000 है, 1000 लिख दिया। यूनिट का ध्यान रखना बस, देखो यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये पूरा देखो कंप्लीटली इमर्स्ड है। कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴। जी ग्रेविटी कितनी है भाई, 10 है, तो ग्रेविटी ले ली 10, ग्रेविटी कितनी ले ली, 10। अब देखो 1000 और ये जीरो, 4 हो जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ गया तो आंसर आ गया 2। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो न्यूमेरिकल टफ नहीं था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, है ना। चलिए ये बताइए इस बार का चौथा क्वेश्चन, CDS 1 2025। इसका कितना होगा, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं अपन, वेट कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो आई थिंक पहले भी कर चुके हैं अपन। अब एनडीए की भी बता दो, ये है एनडीए का पहला क्वेश्चन, एनडीए 1 2025, यूनिट्स बतानी है। कौन सा होगा,
क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर का केल्विन होता है, वेट का न्यूटन होता है, मास का किलोग्राम होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। तो सारे यूनिट्स अपन ने किए तो आंसर हो जाएगा सी। चलो ये बताओ, एनडीए 1 2025 का सेकंड क्वेश्चन। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी हैज द यूनिट, क्या यूनिट होगी? अगर आपको याद नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो, मैंने निकालने का तरीका बताया आपको। किसी की यूनिट नहीं याद हो तो भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अदरवाइज निकाल भी सकते हो, अपने को बताया एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, आर स्क्वायर इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 आपका केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी देखो आप निकाल भी सकते थे। ये वाला बताओ, एनडी 1 2025 का तीसरा क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल masses आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों को सेम टावर से आपके ड्रॉप किया, तो दोनों का कोई भी इंस्टेंट पे आप निकालोगे तो क्या इक्वल होगा? एलिमिनेशन से ट्राई करो जरा। एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर देखो दो चीज को ड्रॉप करोगे, अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उसकी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी भी अपने को पता है चेंज होगी स्पीड के साथ में। मोमेंटम एम भी होता है, एम वी देखो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये भी चेंज होगी। बट ग्रेविटेशनल एसेलरेशन लगने वाला है, वो सब पे सेम लगने वाला है, कांस्टेंट लगता है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो ये चौथा क्वेश्चन देखो, एनडी 1 2025 का। When a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body, जिसको बोलते हैं buoyant force. The magnitude of the force is equals to, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? देखो मास पे तो करेगा ही नहीं, मास कहाँ पड़ा अपन ने, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड पे करता है ना, जो कि कितना होगा भाई? फॉर्मूला कितना होता था अपना, वो जो फोर्स लगता था, ये फोर्स होता था रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, इन तीन चीज पे करता है ना? एक तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और एक ग्रेविटी, इन तीन चीज पे आपके क्या करता है, डिपेंड करता है। सिर्फ तीन क्वांटिटीज पे। मास पे कहाँ करता है, मास पे नहीं करता है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी, ये एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, टू ओनली। चलो ये लास्ट क्वेश्चन एनडीए का, इसी बार का पांचवा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? डायमेंशनलेस कौन सी क्वांटिटी है? स्ट्रेस की देखो यूनिट होती है, यूनिट होती है मतलब डायमेंशन होगी। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। प्रेशर की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है ना? तो ये भी अपन ने किया था। इसी के साथ भाई आपकी क्लास होती है आज की खत्म। तो इस बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए थे, और आपने देखा इस चैप्टर से टफ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको इजी से लेके टफ तक सब कुछ पढ़ाया। तो इस चैप्टर में अब नंबर मत कटा के आना, वरना नाक काट लूंगा तुम लोगों की। समझ गए ना? अब कल क्या करेंगे अपन, कल करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट करेंगे अपन क्वांटिटेटिव टूल्स। ओके। आज शाम को मैं आपको एक मिनी मॉक टेस्ट भेजेगा, ठीक है ना? ये सुर भी देखो कितना खुश हो रही है, पेड़े बंटवा दो इसी बात पे मोहल्ले में। आज आज वाला आर्टिकल पढ़ा था किसी ने? आर्टिकल्स जो मैंने भेजे थे वो पढ़े थे किसी ने? मेरे को एक बात याद आ गई। आपके वो मोदी जी वहां पे स्पीच दे रहे थे ना, कि वो चीता वाली जो मैंने आपको भेजा भी था आर्टिकल, कि चीता मजे कर रहे हैं, है ना? तो आज ही क्या हुआ, एक और चीता की डेथ हो गई।
इंजरीज के कारण। मैंने कहा भाई खतरनाक, सच में वो तो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। चलो ठीक है ना, अभी करते हैं सेशन को एंड। बाद में भी कर सकते हो बट टाइमर लगा के करना उसको। टाइमर लगा के करना एकदम ईमानदारी से, उसके अंदर पीवाई क्यू है डिफरेंट एग्जाम्स के। मोस्टली एक एग्जाम के सबसे ज्यादा पीवाई क्यू है। नहीं भेजेगा, शाम को भेजेगा, एकदम थक जाओगे ना तभी, जब दिमाग में जंग लग जाए। चलो ठीक है, ऐसा करेंगे कल मॉर्निंग में भेजता हूँ फिर, ठीक है ना, कल मॉर्निंग में कर लेना। ओके। अच्छा, न्यूज़पेपर का कह रहे हो क्या? नहीं भाई, टाइम लगता है ना यार, सुबह इतनी जल्दी मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अरे तो सेकेंडरी चैनल पे भेज रहा हूँ ना, वहां पे पढ़ लिया करो। ठीक है ठीक है। चलो अभी करते हैं सेशन को एंड। एंड कल मिलते हैं अपन इकोनॉमिक्स की क्लास में, और कल आपकी वाईटी पे हो सकता है मैं इंग्लिश की भी एक क्लास ले लूँ आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे होगी, मतलब ये जो फिक्स आपके लाइक प्रीपोजिशन वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आती है ना, तो इन फिलअप्स की क्लास ले सकते हैं कल, लाइव क्लास, ठीक है ना, इंग्लिश पे। बी रेडी। ठीक है। ओके। तो कल और 10 नंबर करेंगे कैसे ना कैसे। चलो फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।